हेलो लर्नर्स, आशा है आप सभी फिट हैं। आइए आज हम इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र पुस्तक का पहला अपना चैप्टर विकास शुरू करते हैं। विकास जो चैप्टर है उसको प्यारे लर्नर्स अंग्रेजी भाषा में शब्द दिया गया है डेवलपमेंट। ये शब्द आमतौर पर हम सुनते ही हैं। आमतौर पर हम सुनते हैं कि देश का विकास हो रहा है, देश के विकास के लिए कार्य किए जाएंगे, अलग अलग विषय आते हैं, गांव तक बिजली पहुंचाई जाएगी, देश का विकास होगा, सड़कें बनेंगी, देश का विकास होगा। तो आइए आज हम समझते हैं कि विकास यानी कि डेवलपमेंट है ही क्या। प्यारे लर्नर्स, डेवलपमेंट को अगर आप साधारण से शब्दों में समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं विकास यानी कि तरक्की, विकास यानी कि प्रगति। ठीक है। और अगर हम इसे साधारण शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने की परिस्थितियां पहले से बेहतर हो जाती हैं, यानी कि अब वो अपना जीवन और बेहतर तरीके से जी पा रहा है। तो हम कहेंगे कि भाई वो आदमी तरक्की कर रहा है, उस आदमी का जो है विकास हो रहा है, बड़ी तरक्की कर रहा है भाई, है ना। तो तरक्की का मतलब हुआ पहले से जीवन जीने की परिस्थितियां अब बेहतर हैं। ठीक है। तो इस विषय को समझने के लिए, इस कंटेंट को समझने के लिए आइए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि किसी व्यक्ति का विकास वहां क्या क्या पहलू होंगे। किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हैं, मैं अपने बारे में बात कर सकता हूं, आप अपने विषय में सोच सकते हैं। और उसके बाद हम जानेंगे कि एक समूह, एक राज्य और एक राष्ट्र के लिए विकास क्या है। तो शुरू करते हैं व्यक्तिगत विकास से। देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत विकास का मतलब एक व्यक्ति की जीवन जीने की परिस्थिति पहले से बेहतर हो गई है। अब भाई पहले से बेहतर हो रही है, वो आदमी विकास कर रहा है, तो उसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे। आमतौर पर हम कहते हैं यार वो पहले से ज्यादा पैसा कमा रहा है ना, तो हम उसकी आय देखते हैं। फिर देखेंगे यार वो पहले से अब जो है ना उसका स्वास्थ्य भी ठीक है, फिट है वो अब, है ना, स्वास्थ्य को देखेंगे। भाई शिक्षित है या नहीं है ये देखेंगे। उसके साथ साथ देखेंगे कि समाज में किसी व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उसका उत्पीड़न तो नहीं हो रहा है, क्या वो स्वतंत्र है। ठीक है। दूसरे लोग क्या उसे आदर भाव के साथ उसके साथ बातचीत करते हैं, क्या उसके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है। अगर ये सारी चीजें ठीक चल रही हैं तो हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है विकास के पथ पर अग्रसर है, भाई तरक्की कर रहा है। देखो उसका आय भी बढ़ रही है, उसका जो है स्वास्थ्य भी अच्छा जो हो रहा है, और उसकी जो है वो शिक्षा भी अब अपनी बढ़ रहा है। उसने 10th तक की पढ़ाई कर ली, अब 12th पढ़ रहा है, तो शिक्षित भी हो रहा है। समाज में उसे समानता और स्वतंत्रता का व्यवहार भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति विकास के पथ पर कार्यरत है। ठीक है, वो आगे बढ़ रहा है। यहां पर आपकी जो बुक है वहां पर स्वास्थ्य से संबंधित एक छोटा सा कंसेप्ट दिया गया है जिस पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है उसको जांचने के लिए एक इंडेक्स बनाया गया है, एक सूचकांक बनाया गया है। प्यारे लर्नर्स, इसको बोलते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। बीएमआई की जो वैल्यू है वो आप कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के वजन को केजी में मापें और उसे लिखें, और उस वजन को भाग करना है किसी भी व्यक्ति की हाइट के स्क्वायर से। ठीक है, और हाइट मापनी है मीटर में। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का वजन किस में लिखेंगे, केजी में ऊपर, और उसको भाग किससे करना है, किसी भी व्यक्ति की ऊंचाई के वर्ग से, और ऊंचाई किस में मापनी है, मीटर में। तो आपको वैल्यूज मिलती हैं। अगर आपके बीएमआई की वैल्यू 18 से 25 के बीच में आती है तो हम कहेंगे कि भाई वह व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है। अगर उसके बीएमआई की वैल्यू 18 से कम आई तो हम कहेंगे भैया ये तो अल्प पोषित है, मतलब इसका वेट जो है वो थोड़ा बढ़ना चाहिए।
ठीक है, अल्प भारित है यह व्यक्ति और अल्प पोषित है, उसे अच्छा भोजन मिलना चाहिए, उसका पोषण अच्छे से किया जाना चाहिए ताकि उसका वेट बढ़ सके। अगर बीएमआई की वैल्यू 25 से ज्यादा आ जाती है तो प्यारे लर्नर्स वह व्यक्ति अति भारित कहा जाएगा, अंग्रेजी में उसे कहा जाता है ओवरवेट हो गया भाई, वजन ज्यादा है। जैसे जब मैं इस कंटेंट को पढ़ रहा था तो मैंने अपना ही बीएमआई चेक किया और मैंने पाया कि मेरा बीएमआई जो है वो 26 से भी ज्यादा है। इसका मतलब मैं ओवरवेट हूं, अति भारित हूं। मुझे फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा व्यायाम करना चाहिए, उसके साथ साथ अपनी डाइट पर कंट्रोल करना चाहिए, स्वस्थ भोजन खाना चाहिए, लेकिन ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए जिससे कि मेरा भार बढ़े। तो अगर मैं कुछ महीने मेहनत करूं, एक्सरसाइज करूं, खाने पे थोड़ा ध्यान दूं और मेरा बीएमआई की वैल्यू 25 से कम हो जाए तो फिर मैं कहूंगा कि भाई मैं मेरा स्वास्थ्य जो है पहले से अच्छा हो रहा है, तो मैं विकास के पथ पर अग्रसर हूं। तो प्यारे लर्नर्स, विकास के अलग अलग पहलू हैं, हर व्यक्ति के लिए विकास अलग है। भाई गांव में काम करने वाला एक मजदूर है, भूमिहीन मजदूर है, उसके पास जमीन नहीं है, तो वो बेचारा गांव में रहता रहता क्या सोचेगा? वो सोचेगा अरे यार मुझे ना बस थोड़ा सा काम मिलता रहे, हर रोज मुझे कुछ ना कुछ काम मिल जाए तो मेरा काम चल जाए, ऐसा ही तो सोचेगा। भाई जो व्यक्ति एक अच्छा बिजनेसमैन है, उसका 1 करोड़ का टर्नओवर आ रहा है, अब वो सोचेगा कि यार मेरा जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ बन जाए तो हर व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ लक्ष्य जो है वो सामान्य है, जैसे कि अच्छी आय होना ताकि हम अपने आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके, हम स्वस्थ हों, उसके साथ साथ जो है हम शिक्षित हों, समाज में सुरक्षित हों, खुद भी स्वतंत्र हों, दूसरों की स्वतंत्रता को भी बाधित ना करें, तो हम कहेंगे कि भाई बढ़िया चल रहा है, तरक्की हो रही है, प्रगति पर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसी देश के विकास से क्या अभिप्राय है, या किसी राज्य के विकास से क्या अभिप्राय है, या कुछ लोगों का समूह है, उस समूह के विकास से हमारा क्या अभिप्राय है। यानी कि अब बात एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों की है। तो दोस्तों इसी पहलुओं को आप आगे बढ़ा लो। जैसे एक व्यक्ति की क्या थी, सबसे पहले आय, वैसे ही अगर एक समूह है तो उसमें आ जाती है प्रति व्यक्ति आय, कि भाई किसी भी देश के लोगों की अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो हम कहेंगे वह देश तरक्की कर रहा है, उस देश में का विकास हो रहा है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाएगी? देश की कुल आय को हम देश की कुल जनसंख्या से भाग कर देते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि उस देश में औसतन एक व्यक्ति कितने रुपए कमा रहा है। उसके साथ साथ जब स्वास्थ्य की बात आती है तो हम उसमें 2 पहलू चेक करते हैं। पहला, उस देश की जीवन प्रत्याशा, और दूसरा शिशु मृत्यु दर। जीवन प्रत्याशा से हमारा अभिप्राय प्यारे बच्चों है कि किसी भी देश में जन्म लेने वाले व्यक्ति की औसतन उम्र कितनी मानी जाती है, कि भाई इस देश में पैदा हुए हो तो लगभग लगभग आप 70 साल जियोगे। ठीक है, ये क्या है? जीवन प्रत्याशा। शिशु मृत्यु दर से हमारा क्या अभिप्राय है कि किसी वर्ष में, किसी एक वर्ष में 1000 बच्चे जिन्होंने जन्म लिया, उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल की उम्र भी पूरी नहीं कर पाए और जिनका देहांत हो गया। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। मान लीजिए 1 साल में 100 बच्चे पैदा हुए और उसमें से 20 बच्चे जो हैं 1 साल की उम्र होने से पहले ही उनका क्या हो गया? देहांत हो गया। तो 1000 जीवित बच्चे थे, उनमें से मान लीजिए 200 का देहांत हो गया, तो वहां जो शिशु मृत्यु दर रहेगी वो कैसे निकालेंगे? 200 बटे में 1000, यानी कि 200। हम कहेंगे 200 बच्चों का देहांत हो जाता है भाई, 1 साल की उम्र भी पूरी नहीं कर पाते। तो अगर किसी देश की जीवन प्रत्याशा अधिक है और शिशु मृत्यु दर कम है, बच्चों का देहांत कम होता है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि वहां के लोगों का स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद जब शिक्षा की बात आती है तो उसमें भी हम 2 पक्ष लेकर चलते हैं, एक साक्षरता की दर, एक निवल उपस्थिति अनुपात। साक्षरता की दर हम कैसे निकालेंगे कि वहां कितने लोग पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं? हम देखते हैं कि वहां पर 7 साल या उससे अधिक उम्र के कितने लोग हैं। ठीक है, मान लीजिए उन लोगों की संख्या 1000 ही मान लेते हैं हम,
और उनमें से कितने लोग हैं जो साक्षर हैं। मतलब साक्षर होने का मतलब है कि किसी एक भाषा को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, मौलिक गणनाएं गणित की कर सकते हैं, उनको लिखेंगे ऊपर। मान लीजिए 1000 में से 800 लोग साक्षर हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे वहां की साक्षरता दर जो है वो 1000 लोगों पर 800 है। और इसे प्रतिशत में निकालेंगे तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे, और जब प्रतिशत में निकालेंगे तो ये आया 80%। तो हम कहेंगे कि भाई इस देश के 80% लोग साक्षर हैं, ठीक है। तो साक्षरता यानी कि शिक्षा को देखने के लिए हम साक्षरता की दर देखते हैं। कैसे निकालेंगे? 7 साल या उससे अधिक उम्र के टोटल लोग कितने हैं वो आएंगे नीचे, ठीक है, और उसमें पढ़े लिखे कितने, साक्षर कितने आए हैं वो आएंगे ऊपर। इसके साथ साथ जब निवल उपस्थिति अनुपात देखोगे तो निवल अनुपस्थिति में हम देखते हैं कि किसी भी देश में 14 तथा 15 वर्ष, 14 और 15 वर्ष के कितने बच्चे हैं टोटल, ठीक है, और उनमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए वही बात है कि 1000 बच्चे हैं 14 और 15 साल के, और उनमें से 700 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो हम कहेंगे वहां का जो उपस्थिति निवल उपस्थिति अनुपात है वो है 7/10, यानी कि हर 10 बच्चों में 7 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इसी को हम प्रतिशत में भी निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ये मापदंड है कि किसी देश का विकास हो रहा है या नहीं, हम इनकी मदद से जांचते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी पहलू हैं जिन पर आप सोच सकते हो। भाई ये देखा जाता है कि उस देश में सार्वजनिक सुविधाएं कैसी हैं। अब एक आदमी की बेचारे की इनकम भी है, अब वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रख रहा है, लेकिन बाहर पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, प्रदूषण है, हम एक गैस चैम्बर में रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सार्वजनिक जो सुविधाएं यानी कि सरकार की जो भूमिका है किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। भाई स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी सरकार दे रही है, सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप्स उठा रही हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी देश के राष्ट्रीय विकास पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहां पर एक लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर वो आपको सिर्फ टर्म देता है आर्थिक विकास क्या है, तो आर्थिक विकास में सिर्फ आर्थिक वर्ड जहां जाते बेटे उसका मतलब होता है पैसा, ठीक है। आर्थिक विकास का मतलब है किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना। यहां पर सिर्फ एक ही मापदंड है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। अगर वो बढ़ रही है तो हम कह देते हैं हाँ वो उस देश का जो है आर्थिक विकास हो रहा है। तो आज हमने क्या जाना, विकास क्या है, एक व्यक्ति के लिए विकास क्या है, क्या क्या उसके पहलू हैं, क्या क्या मापदंड है, और उसके बाद हमने देखा कि किसी देश के लिए विकास क्या है और उसके मापदंड क्या है। तो आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।